सो इंटरपर्सनल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, अंतर्वैयक्तिक संवाद की क्षमता, ये आपका टॉपिक है। और जो हमारा सी सेट का सिलेबस है उसमें आप देखो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग जो आपका चल रहा है, इसका जो होना था, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव लेवल के ही, ये सारा आपका सिलेबस वाला पोर्शन है। और इसमें से इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये न सिर्फ सी सेट पास करने के लिए बल्कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसमें अगर देखें कि क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, तो फर्स्ट टॉपिक इज इंटरपर्सनल स्किल्स। होता क्या है, व्हाट इज इंटरपर्सनल स्किल्स? सो मीनिंग बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसको हम इंटरपर्सनल स्किल्स के बिल्कुल बेस में माने। इट्स सैलिएंट फीचर्स, बिहेवियर साइकोलॉजी, स्टेप्स टू डेवलप दीज आईपीसी स्किल्स। इसके साथ साथ लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर, बॉस वर्सेस लीडर, दोनों में क्या अंतर है, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ लीडरशिप, अलग अलग टाइप क्या है, कम्युनिकेशन स्किल वर्सेस आईपीसी मींस इंटरपर्सनल स्किल्स, दोनों में क्या अंतर है, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज जब आप सेलेक्ट हो जाओगे और आईएएस कहीं पर भी हो तो दंगे फसाद तो हमारे इंडिया में होते ही रहते हैं। कैसे हैंडल करोगे अपने वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट को, कैसे शांत करना है। कहीं पर रिलीजन बेस पे दंगे हो रहे हैं, कहीं पर कोई ऐसे ही भीड़ है जो कास्ट बेसिस पे लड़ाई करने जा रही है, तो ऐसी मॉब को कैसे आपको हैंडल करना है वो भी यहाँ से ही आ रहा है, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट। सो हाउ डू वी रिस्पॉन्ड टू कॉन्फ्लिक्ट, मोड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं, उसी के आधार पर हमें वो सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। अगेन इंटरव्यू राउंड, वहां पे भी आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। उस कम्युनिकेशन को कैसे और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो, ये चीज आपको यहां देखनी है। और कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज द बेसिक मीनिंग? वार्तालाप में भी क्या है, ये तो बातचीत आपकी हो गई, कन्वर्जेशन। आई एम आस्किंग अबाउट कम्युनिकेशन। बेसिकली जो आइडियाज आपके ब्रेन में, वो जो मेरे ब्रेन में आइडियाज हैं वो आप तक पहुंचे और आपके ब्रेन के जो आइडियाज हैं वो मेरे पास पहुंचे, दैट इज परफेक्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कॉल पे बात करते हो किसी से भी तो आपका टू वे कम्युनिकेशन जब तक नहीं है तब तक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ही यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करूं और मैं आपसे पूछूं ही नहीं कि बेटा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और मैं अपने धुन में सवार हूं कि चला जाता हूं अपने धुन में, और यहां पर आपसे पूछूं नहीं, तो मेरा ऐसा पढ़ाना व्यर्थ है और आपका ऐसा पढ़ना व्यर्थ है, मीन्स दोनों ही काम बेकार। तो जितना कम्युनिकेशन में बोलना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है सुनना। कहते हैं कि इस दुनिया में जितनी लड़ाइयां हैं वो सभी खत्म हो जाए अगर लोग थोड़ा सा चुप रहे, चुप रहना सीख लेंगे तो लड़ाइयां कम होंगी। अच्छा, ये भी आप कभी फील करना कि जब कभी लोगों की, दो या तीन चार लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो जिस मुद्दे पे हुई है वो पीछे छूट जाता है, कुछ नया स्टार्ट हो जाता है, तुमने पहले ऐसा कुछ कहा था, तुमने मुझे ऐसा भी बोला था। अभी की बात करना, वो अभी वाली तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी वाली पे अगर बात हो गई तो किससे जितने हैं वो सब अभी खत्म हो जाए। वो एक शेर भी है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला कहां लुटा। सिर्फ वहीं पर अगर बता दिया जाए ना कि काफिला कहां लुटा, ये पूछा जा रहा है, वो ये नहीं कह रहा क्या लुटा, कैसे लुटा, कौन कौन आया था, ये बताओ कहां पर लुटा, केस वहां पर सॉल्व किया जाएगा। तो
कम्युनिकेशन का मतलब है कि बोलना नहीं, दो कान दिए हैं मीन्स डबल टाइम सुनो, और जब बोलो तो ऐसा सॉलिड बोलो कि सामने वाला दोबारा सोचने पे विवश हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। कम्युनिकेशन स्किल्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। अब इंटरपर्सनल स्किल्स होती क्या है? These are also known as soft skills, people's skills, communication skills. Means communication में क्या क्या चीजें शामिल हैं, न सिर्फ बोलना और सुनना, उसके अलावा आपका बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखता है। भाई इंटरव्यू में आप बैठे हुए हो, कैसे बैठे हुए हो? चेयर पे बैठे हो। नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट जो बैठा है वहां पर एक ना एक साइकोलॉजी वाला भी पर्सन है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस हो, वो भी देख के पता चल जाता है। जो अंडर कॉन्फिडेंस आदमी होता है ना, वो क्या होता है, आगे की ओर थोड़ा सा झुक के बैठता है। अब देखो ये सीधे हो गए। जो कॉन्फिडेंस है वो सीधे बैठेगा, और जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल पीछे और एक टांग पे टांग रख के, हाँ भाई बताओ, और बिल्कुल रजनीकांत स्टाइल में बैठा है तो फिर तो पूछना ही, कहना ही क्या। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी चीजें आ रही है। आई कांटेक्ट, वो भी जरूरी है। तो ये सॉफ्ट स्किल्स में आ रही है, इनके बारे में हमें देखना है। एंड interpersonal skills are the skills that a person uses to interact with other people. हम लोगों को एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करना है, वो सारी चीजें आती हैं। which you need while you deal with people for better and healthy results. कोई भी चीज है, कोई भी कन्वर्जेशन है, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हो, वहां पर भी आप क्या चाहते हो, एक हेल्दी रिजल्ट निकल के आए। भाई वहां तवांग में पीट दिया इंडियन आर्मी ने चाइनीज, उनके पास वो भी बिल्कुल अच्छे, कितनी सारी कीलें लगी हुई हैं, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले, ढंग से उनकी सुताई हो गई है। अब उसके बाद कन्वर्जेशन करना है, वो तो बेचारे पिटे हुए बैठे, मन में तो उनके बहुत कुछ है कि अगली बार मिलेंगे तो काट देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, सब कुछ करेंगे। तो अब आपको मीन्स आफ्टर सिलेक्शन इंडियन फॉरेन सर्विस के अगर मेंबर बने, तो आपको अब हेल्दी कन्वर्जेशन करना है। बताओगे देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, वो गलती से ऐसा हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और सारी मीन्स सुलझाने की बात, प्यार से मक्खन लगाने वाली बात। ठीक है, कई बार आप भी ऐसा करते हो कि छोटे भाई या बहन होगी, उससे कोई काम करवाना है तो थोड़ा सा मक्खन लगा दिया, तुमसे अच्छी चाय तो कोई बना ही नहीं। पहले तो सुनेगा नहीं या सुनेगी नहीं, फिर भी कहा नहीं यार तुम बना दोगी ना तो मैं तुम्हारे लिए ये चीज लेके आऊंगा, हाँ फिर तो तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। अब उसको ब्लैकमेल कहो या फिर कुछ भी कहो, है तो वो स्किल, हर कोई तो नहीं करा सकता तुमसे काम। तो ये जितनी चीजें हैं ये सब आपके स्किल्स पे आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाके करना क्या है, लोगों से, लोगों को ही तो डील करना है, सोसाइटी को डील करना है, और उस सोसाइटी को डील करने के लिए आपको सारी विधाएं आनी चाहिए। Positive interpersonal skills increase the productivity of the organization since the number of conflicts are reduced. अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है और उस ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरों ने ठान लिया है कि आज तो हम हड़ताल करेंगे, सड्डा हक इत्थे रख, हमारी सैलरी बढ़ाओ, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, और आपको भेज दिया गया है कि जाओ संभालो। अब जाके संभालना है, लोगों से काम कैसे करोगे? भीड़ के तो कोई नेता होता नहीं, भीड़ का तो कोई दिमाग होता नहीं, उसका कोई एक नेता होगा, उससे बात करोगे। पुरानी अगर मूवीज देखी हो अमिताभ बच्चन शत्रुघ्न सिन्हा के जमाने की, तो उसमें आपको दिखाई देगा यूनियन लीडर के रूप में किसी को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए कि देखो तुम्हारे घर वालों के लिए ये सब सामान है, तुम्हें एक अच्छी जगह हम तुम्हें फ्लैट भी दे रहे हैं, जाके काम करो।
थोड़ा सा पुचकार दिया, हाँ ठीक, बाकी सब एक जैसे, अलग, थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग। हो सकता है वो बिल्कुल ईमानदार हो कि नहीं मैं अपने साथियों के साथ दगा बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा, सब चीज वो बोलेगा। उस टाइम आप क्या करोगे, कैसे डील करोगे? ये डील करने की स्किल्स, वो इंटरपर्सनल स्किल्स। क्योंकि आपको क्या करना है, उस प्रोडक्शन यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ठीक है, इंडिया वर्सेस जापान, इंडिया वर्सेस जापान में आप देखो, इंडिया में हड़ताल करनी होती है, काम बंद कर देते हैं। जापान में लोगों को हड़ताल करनी होती है, प्रोडक्शन वहां पे हो रहा है, मान लीजिए प्रोडक्शन नॉर्मल है, एक दिन में 100 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां उठा के 100 बंद कर दिया, कोई प्रोडक्शन नहीं। इन जापान उन्होंने बढ़ा के 200 यूनिट प्रोड्यूस कर दिए, 200 यूनिट वहां पर बना के रख दिए। अब अगर आप उस इंस्टीट्यूट में या उस प्रोडक्शन यूनिट के हेड हो, तो आपके लिए टेंशन है, पहले तो वो 200 यूनिट जो एडिशनल 100 यूनिट बनी, इकोनॉमी भी आप पढ़ रहे हो, इफ डिमांड इज स्मॉलर देन सप्लाई, सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, देन व्हाट विल हैपन? अगर आपूर्ति बढ़ जाए मांग से ज्यादा, तो क्या होगा? प्राइस कम हो जाएंगे, उल्टा आपका घाटा। और वो जो रॉ मटेरियल था, उसी से जो आपने तो खर्चा किया है रॉ मटेरियल खरीदने में, और वो रॉ मटेरियल से 100 एडिशनल यूनिट बना दी, और अब उसके प्राइस हो गए मार्केट में कम। अगले दिन आएंगे वो 200 की जगह 300 प्रोड्यूस कर देंगे। अब आप कहोगे मेरे बाप, तुम्हारी सैलरी डबल नहीं हम ट्रिपल देंगे, तुम ऐसे काम ना करो, 3 दिन की छुट्टी भी लो, क्योंकि वो मार्केट में खपाना है। दोनों के अलग अलग तरीके, अलग अलग सोसाइटी की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मान्यता, अलग अलग तरीके से काम करने के ढंग। तो यहां पर ये स्किल्स आपको उस वक्त दिमाग में लेके आएंगी, जैसे अगर आपको याद हो, जब 370 हटाया गया, तो जम्मू कश्मीर में एक वीडियो आई थी, वहां के आर्मी की मेजर की, वो किसी एरिया से जा रहे थे, तो वहां पे उनके ऊपर पत्थर लोग फेंक रहे थे, तो एक व्यक्ति को उन्होंने उसी को लेके बोनट पे बांधा और आगे लेके चले गए, लोगों ने नहीं मारा। अब इस प्रश्न पे हम नहीं जाते कि वो सही किया या गलत किया, कायदे से देखा जाए तो सही किया, ठीक है, क्योंकि एक तो सब लोग बचे, किसी ने पत्थर नहीं मारा, वो खुद भी बच गए, ये उनकी समझदारी है, ये उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो उन्होंने उस वक्त यूज करी। आपके सामने भी ऐसा कई बार मौका होगा, कई बार दंगे फसाद होते हैं तो उसमें डीएम, एसपी, एसडीएम ये सब घायल होते रहते हैं, आम बात है, अपने साथ मलहम पट्टी रखे रहना, कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त आपको क्या करना है? वो वाली मूवी भी आई थी, कौन सी, मेरठ वाली कौन सी मूवी थी अभी, अब सीरीज आई थी, नहीं, नवनीत सिकेरा, देखिए वेब सीरीज, नवनीत सिकेरा आईजी हैं यूपी में, और उनके ऊपर मोहित रैना ने उस पर बनाई है, बड़ी अच्छी सीरीज है। तो उसमें भी दिखाया है कि मेरठ में दंगे हो रहे हैं, और वो आते हैं और आके हवा में फायर कर दिया, और उससे लोग वाग थम गए, और उसके बाद उन्होंने सेटलमेंट कर दिया। ये चीज अगेन किसमें आ गया? इंटरपर्सनल स्किल्स में। सो इट ऑल्सो अलाउज कम्युनिकेशन टू बी इजी एंड कंफर्टेबल। अब मान लीजिए भाई, जरूरी तो है नहीं कि आप जिस स्टेट से आते हैं आपका अपॉइंटमेंट उसी स्टेट में हो। मान लीजिए पहुंच गए आप केरला या कर्नाटका या किसी ऐसे रीजन में जहां पे न तो हिंदी लोगों को आती है न ही इंग्लिश आती है, फिर आप क्या करोगे? तुम समझाओगे, कैसे समझाओगे? वहां पे अगेन यही स्किल्स काम आती है।
भाषाएं अलग हो सकती हैं, इमोशंस अलग नहीं होते, ठीक है। तो किसी भी लैंग्वेज में हो, आप कम्युनिकेशन उससे कर सको, ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करती है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि आप हिंदी मीडियम के हो या फिर पंजाबी मीडियम के हो, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी मीडियम के होगे, आपको इंसान से इंसान के बीच में ही बात करनी है। तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये भी होना चाहिए कि ये जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज है, ये कैसे काम करती, ठीक है। ये भी यहीं आता है। अ मास्टर ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स knows how to deal with different people during different situations। अलग अलग सिचुएशंस मैंने आपको अभी बता दी। एक फैक्ट्री बंद है, दूसरी दंगे फसाद वाली सिचुएशन, उसमें कैसे डील करना है। सेम एक ही पर्सन है, मान नहीं रहा है, फिर क्या करोगे। एक बार 2014 या 15 की बात है, हिंदू में एक आर्टिकल आया था और पोस्टिंग के ऊपर आया था, और उस वक्त एक हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, नाम मुझे इस वक्त ध्यान नहीं है, और बहुत ही ईमानदार है। लगभग उनके ट्रांसफर 34-35 बार हो चुके, ठीक है। किसी को नाम पता हो तो मुझे बताओ। हाँ, अशोक खेन का। तो उसके ऊपर ही किसी का एक आर्टिकल आया था, और आर्टिकल में ये था कि एक लेडी ने लिखा था, और वो आईएएस ऑफिसर थी, और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो पोस्टिंग है, खास तौर से की पॉइंट्स पे, वहाँ पे पॉलिटिकल कनेक्शन मायने रखते हैं। तो वो कहीं पर एसडीएम रही होंगी, सबसे पहली पोस्टिंग, आप भी आईएएस बनने के बाद एसडीएम बनोगे। तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि नेता जो है, नेता से ज़्यादा उछलने वाला उसका वो छुटवैया होता है, अर्दली नहीं। छुटवैया नेता वो खूब सारे घूम रहे होते हैं। हाँ, जो नारे भी तो लगाएंगे कि जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। जो ऐसे छुटवैये हैं, ये ज्यादा उछलते हैं। और उस वक्त हुआ क्या कि ऐसे छुटवैये नेता ने ही आके वहां पर कुछ जो चाहते होंगे करप्शन वगैरह का, वो काम नहीं उन्होंने किया। भाई, जितना यूथ जाएगा वो उतना ही गलत कामों से बचेगा। तो आप भी जब जाओगे, तो मेरा ऐसा मानना है, मेरी ऐसी सोच है कि करप्शन से आप भी दूर ही रहोगे कुछ समय के लिए। तो यस सर, कुछ समय के लिए ना, उसके बाद फिर सब मामला ओपन। तो वहां पर उन्होंने, छुटभैया नेता ने क्या किया कि उसका हाथ पकड़ लिया था, फिर उसने वहां पे थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद से उन्हें कभी भी एसडीएम डीएम ऐसी कोई पोस्ट नहीं मिली। तो उन्होंने वहां पर लिखा हुआ था कि ये सब चीज़ों को फेस करना पड़ता है एक सिविल सर्वेंट को। तो यहाँ को भी ऐसे ही करना है, ऐसे लोगों से उस वक्त कैसे डील करना चाहिए। तो ऐसी कहीं कोई बात होती है ना, तो फिर आप देखो हिंदू पेपर में नीचे साइड में ऐसे जो प्रीवियस डेट के कुछ आर्टिकल्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ कमेंट आते हैं। तो उसमें आया था और वो भी एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर ने लिखा था। तो उन्होंने बताया था कि जो युवा जो सिविल सर्वेंट हैं, उनको इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, सोच समझ के काम करना चाहिए। क्योंकि आपने पूरी मेहनत करी, इतना टाइम लगाया है एक पोस्ट को अचीव करने में, तो उसका फायदा क्या है कि अगर मेन पोस्ट पे ना पहुंच पाओ। तो ऐसे में कैसे आप उस व्यक्ति से डील करोगे, उस छुटवैया नेता को कैसे डील करोगे, वो भी तो समझाना है। यही सारी चीजें इंटरपर्सनल स्किल्स में आ गई। अब जैसे इससे रिलेटेड स्टेट पीसीएस में भी सवाल आता है, यूपीपीएससी का सवाल था कि इंटरपर्सनल स्किल्स रिक्वायर्स वन हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड वन अदर इंडियन लैंग्वेज। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इंग्लिश, हिंदी और एक कोई दूसरी लैंग्वेज। बी ऑप्शन है वन हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, जिसको बहुत अच्छी नॉलेज हो दोनों का। वन हैज गुड नॉलेज ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी का भी नॉलेज हो। वन कैन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कम्युनिकेट इन एनी लैंग्वेज। डी ऑप्शन, किसी भी लैंग्वेज में हो, मुझे आती हो कन्नड़ या नहीं आती हो, लेकिन मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूं, बस ये मेरी स्किल। अब बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स में आता क्या है।
सबसे पहली चीज हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपको 3 इडियट्स मूवी देखी है, नहीं 3 इडियट्स छोड़िए, वो पीके मूवी, जब उसको पकड़ा जाता है आमिर खान को, और वो पुलिस थाने में वो बता रहा होता है कि तुम लोगों के गोला पे जो लैंग्वेज है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, पिच का डिफरेंस है। पिच उसने बताया, अगर पूछ दिया काबे तो एक अलग हो गया, और फिर थोड़ा सा घूर के काबे, मतलब एक एंगर वाला लुक है और उसमें आप दूसरे तरीके से पूछ रहे हो। मतलब कहने का मतलब आप नॉर्मल तरीके से बात कर रहे हो, सेम वर्ड्स यूज कर रहे हो, लेकिन आपने उसी सेम वर्ड को दूसरी तरीके से यूज कर लिया तो उसका मतलब बिल्कुल बदल जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ ये देखो इसने बताया, अच्छा वो एक पूरा लंबा सा टर्म उसने खींचा था। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स फायदेमंद तब है जब दिमाग में हम बिल्कुल कुछ ना रखें। जैसे मैंने तुम लोगों को अगर ये बोला कि देखो सी सेट में पास करने के लिए मैथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, मेरा स्टेटमेंट इतना है। अब मैं यही चीज आप लोगों से पूछूं तो लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें आएगी। कोई तो ये एग्जैक्ट समझ जाएगा कि सी सेट को पास करने के लिए मैथ का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, दूसरा कहेगा कि बिना मैथ के तो होगा ही नहीं, ये सर ने कहा। तीसरा कहेगा कि देखो इम्पोर्टेंट रोल है, इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, रीजनिंग बाकी सब चीजें हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स है, कॉम्प्रहेंशन है, उससे भी काम चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी मींस आप यहाँ पे देखो दिमाग में क्या आ रहा है, कुछ एजम्पशंस हमारे चल रहे हैं, एजम्पशंस के साथ साथ नॉइज भी है। देखो कम्युनिकेशन क्या है, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर, ठीक, आफ्टर माय इंजीनियरिंग नोकिया सीमेंस कंपनी है, नोकिया के फ़ोन आते थे। नोकिया सीमेंस उसी कंपनी की नेटवर्किंग कंपनी होती है। नेटवर्क का मतलब यह है कि जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और वो फ़ोन पे बात करते वक्त जो आपका नेटवर्क किस तरीके से आपको हैंड ओवर करता है। आप सोचिए आप मुखर्जी नगर में बैठे हुए हैं, मुखर्जी नगर में आपके फ़ोन कंपनी की टावर लगी होगी, ठीक है, आप यहाँ से छोड़ते हुए जैसे ही जीटीवी स्टेशन तक पहुँचे तब तक कोई दूसरी स्टेशन से आप कनेक्ट हो चुके होंगे, तो आपकी कॉल डिस्कनेक्ट भी नहीं हुई और वहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है, ये नेटवर्किंग। तो कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसा ही है, और उसको थोड़ा सा अप्लाई अगर इसमें करके देखो कि कई बार क्या है कि जैसे आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, आता है, जैसे मान लीजिए यहीं पर एक कोई म्यूजिक बजा दिया जाए तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं सुनाई देगी, उसमें म्यूजिक ज़्यादा सुनाई देगा। तो इसीलिए फ़ोन ने क्या फीचर्स अपनाए, उसमें नॉइज़ कैंसलेशन फीचर लगा दिया। और नॉइज़ कैंसलेशन फीचर का मतलब क्या हुआ, जो बैकग्राउंड में यानी कि जो वॉइस माइक के जितने पास में से आ रही है किसी सोर्स से, उसको वो कैप्चर करेगा, बाकी को वो कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। मींस वो नॉइज कैंसलेशन का काम कर रहा है। अगर ये नॉइज इसके साथ मिक्स रहेगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऐसे ही दिमाग में भी हमारे कई सारे नॉइज भरे रहते हैं, किसी को समझाओ कुछ, समझेगा कुछ। एक कहावत भी है, खेत की बात पूछी थी खलिहान की बात बता रहे हो, सुनिए कहावत, खेत पूछा है खलिहान बता रहे हो, इसका मतलब आपकी लिसनिंग स्किल सही काम नहीं कर रही है। आपसे पूछा कुछ है, आपसे पूछा है और बताइए आप आपकी पढ़ाई लिखाई क्या चल रही है, सर वो खाना खा लिया था, लाइब्रेरी गए थे और इतने बजे सुबह उठे थे, बताइए नहीं, आप कुछ और बता रहे हो, इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है वो उस क्वेश्चन पे। मैं ऐसे कई पर्सन्स को जानता हूँ जिन्होंने प्रीलिम्स कई बार दिया, मेंस उनका क्वालिफाई नहीं हुआ, और उसके पीछे का मेन वजह ये थी कि जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पेपर में, उस प्रश्न का सही उत्तर आप दे नहीं पा रहे हैं। मेन चीज वही है
अगर जैसे आपकी आंसर राइटिंग भी है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, एथिक्स, वो जो प्रश्न पूछ रहा है, कॉज की बात कर रहा है, कारण पूछ रहा है, तो उस कारण के बारे में बात की, उसको वहां पर एक्सप्लेन करना है और कोई चीज नहीं। जैसे मैं अगर अपनी भी बात करूं, ज्योग्राफी में कई सारे बच्चों से मैंने देखा है लिखवा के आंसर पूछा है मैंने, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या उसके एविडेंस, प्रमाणों सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, एक्सप्लेन विद एविडेंसेस। पूछा सिंपल है, लेकिन आप अपने मन मुताबिक काम कर रहे हो, तो वहां पे आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। एक परफेक्ट आंसर क्या कहता है? सटीक बात करना, गागर में सागर भरना। जितना आजकल शॉर्ट आंसर होते चले जा रहे हैं ना, 250 शब्द में लिखना कोई टफ टास्क नहीं है। एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, उसको 50 शब्दों में लिखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज। 20 शब्दों में लिखना उतना ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब आपको यह समझ में नहीं आएगा कि मैं इसमें क्या लिखूं और क्या छोड़ूं। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके बाकी मतलब आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए ये सब्जेक्ट आ जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अब यूपीएससी से ज्यादा किसका स्ट्रेस होगा? घर वाले डेली पूछ रहे हैं फोन करके, बेटा क्या चल रहा है, पढ़ाई कितने घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे, 10 घंटे, कोई तो 24 घंटे, है ना। अच्छा, ये तो कहानी हो गई नॉर्मल। एबनॉर्मल कहानी में जाओ, मीन्स थोड़ा सा आगे बढ़ो। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा जीएस का कोर्स और सारा कोर्स, फिर उसके बाद कहानी दूसरी स्टार्ट होगी। बेटा बहुत दिन हो गए दिल्ली में, अब आगे क्या? कि पापा अभी प्रीलिम्स दिया है। ठीक है बेटा, प्रीलिम्स की तैयारी चल रही है, टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है। टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये है कि सर 100 में से 100 क्वेश्चन 2 घंटे में अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं। सबसे पहले चैलेंज मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, और फिर आप स्टेप बाय स्टेप उनको आगे कैसे रिड्यूस करते हुए जाओगे। सी सेट में सर 80 क्वेश्चन आते हैं, 80 में से सर 2 घंटे में जब तक निकलते हैं तब तक सिर्फ 20 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं। फिर धीरे धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट वाला चैलेंज आप निपटाओगे कि विद इन 2 आवर आप एक राउंड कंप्लीट कर पाओगे 80 और 100 क्वेश्चन का, जीएस का और सी सेट का। फिर धीरे धीरे स्पीड और बढ़ाओगे, तब जाके आप 2-3 रीडिंग लगा लोगे। प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स कुछ लोगों के पास हुआ, किसका नहीं हुआ। जिनका पास हो गया आगे की टेंशन। मेंस में क्या होगा? क्योंकि एक ऐसी बंक में संख्या होती है जो कट ऑफ के इधर और उधर, मतलब प्लस माइनस 0.5 की रेंज में मान के चलिए। वो यही निर्धारित करते रहते हैं प्रीलिम्स देने के बाद, 28 मई के बाद वो यही सोचते रहेंगे मेरा होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। वो जो फ्लावर लेके जितने मुखर्जी नगर के फूल थे सब तोड़ डाले, और बाद में पता चला नहीं हुआ। अगेन स्ट्रेस, क्या हुआ? नहीं हुआ। घर वाले देखो क्या है कि उन्होंने इतना पैसा और समय दोनों इन्वेस्ट किए। ऐसे इन्वेस्टमेंट कहता हूं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स हो आप, ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर खर्च हुआ। वो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, हारते हैं तो आगे भी बढ़ते हैं। फेलियर इज एन इवेंट, ठीक है, इवेंट है। और इस इवेंट से जितना, कोई भी इवेंट जो होता है ना लाइफ में, उस इवेंट से कुछ लर्निंग्स, लेसन्स मिलते हैं। अगर आपने उन्हें सीखा तो होगा कि ये कि वो दोबारा इवेंट आपकी लाइफ में कभी घटित नहीं होगा। अदरवाइज एक सीरीज लग जाएगी इवेंट की, ऐसे इवेंट्स की, उससे सीखना चाहिए। तो अब आपको वो भी यही मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अगली बार और मेहनत करो। ठीक है, फिर प्रीलिम्स के लिए ये साइकिल है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, क्वालिफाई हो गए तो सीधे उधर, नहीं हुए तो वापस से वही ढाक के वही 3 पाथ, एक प्रीलिम्स, एक मेंस और एक इंटरव्यू। फिर वहीं पर फिर मेंस में
क्या होगा, कैसे मैनेज किया जाए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाए। स्ट्रेस बहुत है, पास होंगे नहीं होंगे, लोग लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू देके निकल रहे हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा मेरिट लिस्ट में। स्ट्रेस बहुत है, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते। और लाइफ में हर जगह चैलेंज है, संघर्ष हर जगह है। संघर्ष जहां होगा वहां पर स्ट्रेस दिमाग में होगा ही होगा। और ये संघर्ष ही है जो इंसान को देवता बनाता है। भगवान राम, दशरथ के बेटे राम, वो राम, भगवान राम तब तक नहीं बने जब तक कि उन्होंने संघर्ष नहीं किया। वो 14 वर्ष का वनवास क्या था, स्ट्रेस उन्होंने मैनेज किया, बन गए। और एक्सट्रीम कंडीशंस, अपनी वाइफ के साथ जा रहे हैं, वाइफ को भी चले कोई लेके चला गया, कुछ है नहीं, उसके बाद भाई भी वहां रावण के मेघनाद युद्ध हुआ, उसमें वो मूर्छित हो गए। सोचिए कैसी अवस्था होगी उस वक्त। स्ट्रेस कैसे मैनेज किया, स्ट्रेस मैनेजमेंट। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो कृष्ण हो, हर एक ने संघर्ष किया, तभी जाके वो आगे बना। और जितना सोना तपता है उतना ही वो निखरता है। सिंपल सी कहानी है, आपने बहुत बार सुनी होगी, उस पे आप उसको अपने ऊपर अप्लाई करते हो। स्ट्रेस दिमाग में आएगा और दिमाग में हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है कि लाइफ सबसे ज्यादा बड़ी है। यूपीएससी हो या ना हो एक अलग बात है, सिलेक्शन होके आईएएस बनो, आईपीएस बनो, नहीं बनो, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छे इंसान तो बन रहे हो ना, जो सोशली, एजुकेशनली हर तरीके से ज्यादा अवेयर है इन कंपैरिजन टू अदर इंडियंस। दिमाग में ये रखो। और उससे होगा क्या, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो फेज है ना, ये जो प्रिपरेशन का, ये मेरे लाइफ का एक छोटा सा इवेंट है। इस जर्नी को मैं एंजॉय करूंगा, रिजल्ट पे फोकस मैं करूंगा ही नहीं। इसीलिए यहां पर गीता को मैं कोट करता हूं, भगवान कहते हैं उसमें कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। कर्म करो, कर्म के फल की इच्छा करो ही मत। मींस दिमाग में ये बिल्कुल मत सोचो कि मैं घर पे जा रहा हूं, पड़ोसी को दिखा रहा हूं मेरी लाल बत्ती नीली बत्ती जल रही है, आए आए करके वो सायरन बज रहा है, ये बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं। ये सोचो कि जो आपका सिलेबस है वो पॉइंट वाइज कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मेन चीज है। रिजल्ट तो अपने आप आएगा, कहां जाएगा बच्चे। स्ट्रेस यहां से मैनेज की, यही है वो सिलेबस जो है ना, वो आपकी की है। आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट का मेरा कवर नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो मुझे कवर करना है। एक भी ऐसा कोई पॉइंट बचना नहीं चाहिए एग्जाम से पहले जो वहां पर अगर पूछ लिया जाए और आपसे वो क्वेश्चन आपको छोड़ना ही पड़े, नहीं तो स्ट्रेस लोगे। फिर क्या है असर्टिवनेस, मतलब क्या होता है असर्टिवनेस? राहुल, हाँ, रोहित, हाँ, तुम बता रहे हो पेशेंस, शायद गूगल करो। हिंदी में तो मैं भी इसका अर्थ बता नहीं पाऊंगा, मुझे एग्जैक्ट शब्द का मीनिंग तो मुझे ध्यान नहीं। एक बार असर्टिवनेस, इसका असर्टिव करो जरा हिंदी। फिर है डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्या आया मीनिंग? जिद्दी, स्टुबर्न। असर्टिवनेस, जिद किस चीज की, किस चीज की? अपने लक्ष्य को पाने की। जब तक वो जिद नहीं है तब तक
हम सफल नहीं होगा। क्योंकि अदरवाइज आपका अप्रोच क्या होगा कि ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जिद वाली अप्रोच पे आ गए, होगा, होगा नहीं तो कैसे नहीं होगा, ये यहां पर अप्रोच हो गई। दोनों की अप्रोच में डिफरेंस है। जब आप यहां पर ये देख रहे हो कि आपने ये अप्रोच अपना ली कि जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, कि हो जाएगा तो ठीक, नहीं हो जाएगा तो ठीक, इस अप्रोच में रहे तो आप सिलेबस पे काम नहीं करने वाले हो। आप वहां पर देखोगे ठीक है, अगर राम ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, तो मेरा ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, सारे क्वेश्चन इसी से आ जाए। और नहीं चाहा तो फिर तो, अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो फिर क्या ही, कोई नहीं करा सकता। अगर ऐसा विधि ने सोच रखा है तो फिर तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी कहते हैं ना, विधि विधान विश्व रचे राखा, को करे तरक बढ़ावे शाखा। अगर इस अप्रोच पे हो फिर तो भैया कुछ नहीं होने वाला। दूसरी तरफ है जिद वाली अप्रोच कि मुझे सिलेक्शन इसी बार चाहिए, मैं इस पॉइंट को भी कवर करूंगा जो यहां पॉइंट लिखे हैं। कई जगह आपको अपने जीएस के सिलेबस में मिलेगा एटसेट्रा। ठीक है, वो एटसेट्रा के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। जब जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वहां आपको बताऊंगा कि एटसेट्रा में क्या क्या छुपा हुआ है। वो जितना दिखा रहा है वो सिर्फ हाथी के दांत है, हाथी की असल बत्ती सी अंदर एटसेट्रा के अंदर है, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें कवर करनी है। जब आपकी ये जिद हो गई, आपने वो सारा सिलेबस, उसकी लिमिट सी लेवल से लेके बिल्कुल बाहर ब्रह्मांड के अपर लेवल तक पहुंच गए, फिर कहां से बचेगा बताओ जरा। ये जिद है, स्टबर्ननेस। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी दिखाएंगे। एक क्वेश्चन आया था कि सपोज आप डीएसपी हैं और वहाँ आप अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं। जैसे ही घर से निकलते हैं, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या करेंगे? या अपने इंटरव्यू के लिए निकल रहे हैं, अचानक से निकलते वक्त वहाँ पे किसी का एक्सीडेंट दिखाई दिया, वहाँ पे कुछ गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप भी वहाँ पर ऑटो का इंतजार करने के लिए खड़े हुए या बस का इंतजार करने के लिए खड़े हुए, क्या करोगे? मीन्स आपके माइंड को यहाँ चेक किया जा रहा है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे आप डील करने वाले हो। डिसीजन मेकिंग यहां पर आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? कि कोई समस्या आ गई कि हाय तौबा, हम क्या करें, किस तरीके से हम इससे निपटें या ये हमसे निपटेगी। ऐसी समस्याओं को सॉल्व करना आपका अपना काम है, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ में कब नहीं होती। आज बताइए, आप सुबह से जहां कहीं से भी आप आ रहे हो, अपने घर से निकले, सबसे बड़े चैलेंज उस वक्त क्या था कि आपको मुखर्जी नगर पहुंचना है, श्रीमन आईएएस। श्रीमन आईएएस तक की एक प्रॉब्लम थी, उसको आपने सॉल्व किया वाया बस, एनी व्हीकल, कोई भी हो सकता है, आप उससे आए, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पढ़ने का है तो अभी पढ़ रहे हो। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ से जाने का है, वो भी हो जाएगा। चौथा प्रॉब्लम खाने का भी था, खाने वाली भी समस्या, उसको भी आपने सॉल्व किया। हर जगह प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से करना है। अब व्यक्ति क्या है, दो तरीके की मानसिकता रख सकता है, एक होती है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो हमेशा ये सोचेगा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बुद्ध की भी बातें है ना कि प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो क्या है, एक राइट अप्रोच क्या हो सकती, वहां पर भी आगे जाके दो आगे पार्टीशन हो जाएंगे कि अगर सॉल्यूशन है तो आगे क्या। एक तो लीगल मेथड होगा, एक इलीगल मेथड होगा। क्या किया जाए? इलीगल मेथड अपनाया, क्विकली सॉल्व तो हुआ, लेकिन उसके आगे 50 समस्याएं खड़ी हो गई। फिर क्या किया जाएगा?
तो लीगल समस्या लीगल किस तरीके से सॉल्व होगा? अब जैसे मान लो भाई मुखर्जी नगर है, आप लोग ग्रेजुएट भी हो चुके हो, कुछ लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बड़े तो हो ही चुके हो, दाढ़ी मूछें भी आई गई हैं, है ना? तो बहुत सारी चीजों को आप सोसाइटी में देखते हो। खाप नाम सुना है? खाप क्या होता है? खाप खाप पंचायत खासतौर से इस हरियाणा और ये जाट वाला जो एरिया है ना, वहां पर ये ज्यादा एक्टिव। क्या करेंगे? आपने नाम हमेशा ऐसे ही चुना होगा कि कहीं दो जो कपल हैं वो उन कपल्स को उठा के जला दिया या फांसी पे लटका दिया, ऐसी सब चीजों पे किया। मान लीजिए वो जिनको लटकाया गया है ना, उनकी जगह आप जरा अपने आप को थोड़ा सा देर वहां पर उस लटकाने की अवस्था से पहले सोच के देखिए कि आपके सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या किया जाए कि हम जिएंगे मरेंगे साथ में। तो ऐसा नहीं करना है, वरना तो किस्सा ही खत्म। डिसीजन मेकिंग आपने किया कि भाई हमको जीना मरना सब साथ में, तो या तो तुरंत अभी ट्रक के नीचे आ जाओ, किस्सा खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व, डिसीजन मेकिंग भी हो गया आपका, बिल्कुल बढ़िया। लेकिन अगर आपने डिसीजन लिया है कि भाई हमें लंबे समय तक जीना है और तब तक साथ में ही रहना है, तो अब उसके अलग अलग अप्रोच हो सकते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन में इलीगल, या तो बेटा इंडिया से बोरिया बिस्तर निकाल के बिल्कुल कहीं और पहुंच जाओ जहां किसी को कुछ पता ना चले, ठीक है, जहां पे कोई खाप पंचायत का कोई हाथ भी ना पहुंचे, तब तो बात सही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसी जगह तो है नहीं क्या, और इतना पैसा अच्छा होता नहीं है। जो खास तौर से अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनकी पॉकेट में इतना पैसा ही नहीं है, क्या करें? घर से भी आता है 5-6 हज़ार, वो भी पढ़ाई लिखाई पे खर्च करना है, और थोड़ा बहुत अपना रूम रेंट वगैरह थोड़ा 10-15 हज़ार हो गया ज़्यादा ज़्यादा, 2-3 हज़ार है, 2-3 हज़ार में कहाँ जाओगे? अच्छा जाओगे तो खिलाओगे खाओगे क्या? कुछ नहीं। चैलेंज है, अब सॉल्व करनी है प्रॉब्लम। फिर दिमाग ये कह सकता है अरे हम तो अमृतसर जाएंगे लंगर खाएंगे तो ऐसे तो होगा नहीं कि फ्री में लंगर चखने को मिल रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहां से तो हो ही नहीं। अब लीगल मेथड में या तो घर वालों को मना लो या कोर्ट में जाके कर लो, ठीक है। कोर्ट वालों की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कोर्ट हर जगह तो बैठा नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया कि चलो ठीक है, लेकिन यहां से कहीं जा रहे हो तो किसी ने सोच के ही रखा है कि नहीं बेटा आप तो तुमने किया कैसे, खाप पंचायत के खिलाफ तुम गए हो, तुम्हें उड़ा ही दिया जाएगा, उड़ा दिया गया, तो इससे भी काम नहीं है। फिर दूसरा रास्ता एक ये भी हो सकता है लीगल, कि फैमिली वालों से पूछो, फैमिली वालों को मना लो, फैमिली वालों की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिल कर दो कि बेटा तुम दोनों आईएएस आईपीएस बन जाओ ना, फिर काम कर देंगे। तो यहाँ पर काम हो सकता है, तरीके हो सकते हैं। हर एक जगह समस्या को सॉल्व करना है। वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब क्या है मनीष? वर्बल मीन्स बोल के, नॉन वर्बल इशारों इशारों, गाना है ना, इशारों इशारों में दिल देने वाले, है। तो ये जो हुनर है ये भी होना चाहिए। आंखों की आंखों में ही गुस्ताखियां हो जानी चाहिए, तभी कुछ होगा। ये नहीं कि हर बार बोल के ही बताना है कि पता चले यहाँ टेररिस्ट आ गए, जब तक तुम इधर बैठे हो वो तुम्हारा साथी वहां पे है। नहीं, बोल के ही बताओ कि वीआईपी यहाँ कोई नहीं है। वीआईपी और मनीष फिर वीआईपी मनीष बन जाएंगे। तो इशारों इशारों में भी होना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है। वर्बल में आपको इतनी देर से मैं बता ही रहा हूँ। अब एक यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन है कि यू आर अ टीचर इन यूनिवर्सिटी एंड आर सेटिंग अ क्वेश्चन paper on a particular subject. One of your colleague whose son is preparing for the examination on that subject comes to you and informs you that it is his son's last chance
to pass that examination and whether you could help him by indicating what questions are going to be in the examination. In the past, your colleague had helped you in another matter. Your colleague informs you that his son will suffer from depression if he fails in this examination. In such circumstances, what would you do? बड़ी ही विडंबना में हो, आप किसी को यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, और आपको एक क्वेश्चन पेपर सेट करना है। आपके वो मित्र आपके पास आते हैं, अच्छा आपके ऊपर भी उनका एहसान है, कभी उन्होंने हेल्प करी होगी, अब वो एहसान के बदले का एहसान चुकवाने के लिए आए हैं कि जो मेरा बेटा है उसका यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्ट है, अगर वो इस बार पास नहीं हुआ तो देख लीजिए शर्मा जी, ठीक नहीं होगा। और वो वैसे भी डिप्रेशन का शिकार चल रहा है। अब आपके ऊपर मोरल दबाव, यार इनकी मदद नहीं करी तो इनका बेटा बोल जाएगा, और अगर इनके बेटे ने कुछ कर लिया सुसाइड वुसाइड तो ये मेरे नाम पे मत्था बढ़ देंगे और मेरे ऊपर एक एहसान भी चढ़ा हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन आपके सामने 4 है। इन व्यू ऑफ द हेल्प ही हैड गिवन यू, एक्सटेंड योर हेल्प टू हिम। पहला तो यह है कि भैया उन्होंने आपकी मदद करी तो आपने उठाया कि गुप्ता जी आपने मेरी विषम परिस्थितियों में सहायता करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए वो पेपर जो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो या तो हमने पूरा पेपर बता दिया। दूसरा है रिग्रेट दैट यू कैन नॉट बी ऑफ एनी हेल्प टू हिम। और आप बिल्कुल एक खाटी ईमानदार व्यक्ति कि नहीं गुप्ता जी, हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं बता सकता, ये मेरी शपथ है और मैं यूनिवर्सिटी के प्रति ईमानदार रहूंगा। ये आपने यहाँ पर उनको मना कर दिया सीधे सीधे मुंह पे। अब उसके बाद गुप्ता जी क्या करेंगे वो आपको फिर बाद में देखिएगा। वो आपको बताते घूमेंगे कि बताइए कितना ज़्यादा निकम्मा नालायक इंसान है, मैंने इसकी मदद करी थी, इसने मेरी मदद करने से मतलब इतना सा भी सोचा नहीं। C. Explain to your colleague that this would be violating the trust of the university authority and you are not in a position to help him. उनको ये बताओगे कि गुप्ता जी ऐसा है कि यूनिवर्सिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना वो इसके खिलाफ है, तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। डी कह रहा है रिपोर्ट द कंडक्ट ऑफ योर कलीग टू दी हायर अथॉरिटीज। बेचारा आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आए थे गुप्ता जी और आप कहाँ सीधे पहुंच गए बिल्कुल वाइस चांसलर के पास कि वाइस चांसलर देखो देखो ये क्या कर रहा है, ये मुझको चीटिंग करने के लिए विवश कर रहा है, तो क्या होगा? तो उसके कारण बेचारे निकाले भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सी यहाँ पर सही है उत्तर। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने डिसाइड किया कि क्या सही उत्तर होगा, क्या सही उस परिस्थिति में करना है। एक और प्रश्न है, while traveling in a Delhi registered commercial taxi from Delhi to an adjacent city, मान लीजिए गुड़गांव है हरियाणा का, your taxi driver informs you that as he has no permit for running the taxi in that city, he will stop at its transport office and pay the prescribed fees of ₹40 for a day. While paying the fee at the counter, you find that the transport clerk is taking an extra ₹50 for which no receipt is being given. जैसे अगर आप कभी हरियाणा से दिल्ली या किसी भी स्टेट में जाएं तो वहाँ पर क्या है, जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको परमिशन लेने के लिए वहाँ से क्या कुछ पर्ची वगैरह कटवानी पड़ती। ठीक है, तो इनको भी वहाँ पर 40 रुपए की वो पर्ची लेनी थी, लेकिन आपने देखा कि आपका जो वो ड्राइवर गया वो एक तरीके से ब्राइब दे रहा है और कोई रसीद उसके बदले नहीं मिल रही है। यू आर इन अ हरी फॉर योर मीटिंग, इन सच सर्कमस्टांसेस व्हाट वुड यू डू? और आपको भी बहुत जल्दी है कि आपको पहुंचना है ऑफिस, या मान लीजिए आपको यूपीएससी के लिए इंटरव्यू के लिए पहुंचना है शाहजहां रोड। तो पहला ऑप्शन है गो अप टू द काउंटर एंड आस्क द क्लर्क टू गिव बैक द मनी विच ही हैज इलीगली टेकन। पहले तो आपके पास समय इतना नहीं है कि आप अपनी कैब से उतर के वहां जाओगे कि भाई साहब जो तुमने 50 रुपए दिए वापस निकालो। वो कौन से 50 रुपए? जितना
देर लगनी थी और जहां पर ज्यादा देर लगाते। दूसरा है डू नॉट इंटरफियर एट ऑल एज दिस इज अ मैटर बिटवीन टैक्सी ड्राइवर एंड टैक्स अथॉरिटीज। मतलब आपने आंखें कर ली बंद, लेकिन आपके अंदर जो ईमानदार व्यक्ति बैठा है वो आपको फिर धीरे धीरे कचोटने लगेगा कि तुमने अच्छा नहीं किया। गांधी जी के एक बंदर बन गए हो, आंख बंद कर ली है, मुंह नहीं बंद करो, कुछ तो करो। उसका ऑप्शन यहां दिया नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है टेक नोट ऑन द ऑफ द इंसिडेंट एंड सब्सिक्वेंटली रिपोर्ट द मैटर टू द कंसर्न अथॉरिटीज। आपने उस इंसिडेंट को देख लिया और आपको ये पता है कि इससे संबंधित जो कार्यवाही कोई कर सकता है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है आरटीओ ऑफिस वहां पे हो सकती है। तो आपने आरटीओ ऑफिस को में जाके गुमनाम, जो पुराने मूवी में आप देखो कौन बोल रहा है, आपका मसीहा, यहाँ पर ऐसे ऐसे 50 रुपए लिए गए। तो ये एक तरीका है। डी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल अफेयर एंड सिंपली फॉरगेट अबाउट इट। तो भैया आजकल ये सामान्य बात है, 50-60 रुपए आप भी दे देते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने भी दे दिए होंगे। तो अलग अलग तरीके से आप इसको डील कर सकते हो। ये 4 ऐसे तरीके हैं जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में होते ही हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें क्या करोगे। सी करो, यानी कि भाई उस क्लर्क को से भी बात नहीं हुई, उस ड्राइवर से भी बात नहीं हुई, वो जो घटना गलत हुई आपने उस गलत इवेंट को जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उन तक पहुंचा दिया कि भैया ऐसे ऐसे काम हुआ था, ये जो कांड है वो आप देख लो। नाम पूछा गया तो गुप्त सूत्रों, बस कहानी खत्म। एक और क्वेश्चन है जो 2011 में आया था। You have been asked to give an explanation for not attending an important official meeting. Your immediate boss, who has not informed you about the meeting, is now putting pressure on you not to place an allegation against him or her. Means आपको एक important meeting में पहुंचना था। हायरार्की होती है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे ऊपर कोई एक बैठा हुआ है, फिर उसके नीचे कोई और है। जैसे अगर आप आईएएस में भी सेलेक्ट होते हो तो आईएएस भी जाता है सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट पोस्ट, और सेक्रेटरी में भी कैबिनेट सेक्रेटरी सबसे हाईएस्ट। सेक्रेटरी के नीचे जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, ये सभी है। मान लो आप सेक्रेटरी एक हो गया, एक उसके नीचे हो गया जॉइंट सेक्रेटरी, एक उसके नीचे हो गया अंडर सेक्रेटरी। आप उस अंडर सेक्रेटरी लेवल पे हो और आपको एक मीटिंग में पहुंचना था और जो आपका बॉस है उससे आपकी बनती नहीं, और जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने बोल दिया है कि सबको आना है, जो नहीं आएगा उस पर कार्रवाई होगी। अब आपसे पूछा गया कि तुम क्यों नहीं आए, यही यहाँ पूछा है। और जो आपका इमीडिएट बॉस है जॉइंट सेक्रेटरी, वो ये कह रहा है कि ऐसा है, मेरा नाम मत ले लेना, मैंने तुम्हारे नाम का पर्चा बना के रखा था, तुमने क्यों नहीं पढ़ा, तुम्हारे खिलाफ और भी चीजें हो सकती हैं। तो अब क्या करोगे आप? ए, सेंड अ रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। अब आप मुंह से बोल नहीं सकते, तो अपने अंदर की दास्तां अपने स्याही से कागज पे लिख के दे दी कि सर ऐसे ऐसे जो मिस्टर XYZ हैं वो सुनते नहीं हैं, वो हमसे बहुत जलते हैं, वो हमको कुछ नहीं बताते हैं और इसीलिए हम नहीं आ पाए। बी, सीक एन अपॉइंटमेंट विद द टॉप बॉस टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। आपने कहा कि ऐसा है, ठीक है, अब हम यहाँ पर बॉस के पास चुपके से जाएंगे कि जब जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होगा सेक्रेटरी के पास सीधे जाके सर सब दुखड़ा रो दिया जाएगा। एडमिट योर फॉल्ट टू सेव द सिचुएशन। अपनी गलती को तुरंत मान लोगे कि भैया हाँ ठीक है मेरी ही गलती थी, ना बॉस गलत, ना उसके नीचे वाला बॉस जो था वो गलत, मेरी गलती है सारी, तो ये भी गलत है। डी, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग। अब बताइए क्या किया जाएगा इसमें? सेंड अ रिटन रिप्लाई एक्सप्लेनिंग द फैक्ट। आप अपना एक्सप्लेनिंग द फैक्ट जो है, जो भी चीजें हैं वो आप अपना उसमें लिख सकते हो।
लेकिन ध्यान यहां पर भी रहे कि आपने अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी की बुराई करी, वो गलत, आप वहां पर ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, कि आपने सारी बात बता दी कि वो मुझसे जलता है और हमारी 36 का आंकड़ा बना हुआ है, हमारा एक दूसरे से बिल्कुल भी पैचअप नहीं हो सकता, और ये मुझे नहीं फूटे आग सुनाता, ये और मुझे ये नहीं सुनाता, जहां ये दिख जाएगा वहां मैं मारूंगा, जहां वो दिख जाएगा वहां वो मुझे मारेगा, ये काम तो होगा नहीं। मीन्स ए तो गलत हो गया। अब बी सी डी में से बताओ, बॉस को भी, टॉप बॉस को जाके बताओगे नहीं, वो भी गलत हो जाएगा। आपको दोनों को फॉलो करना है। एडमिट योर फॉल्ट टू सेव द सिचुएशन, वो करोगे। डी, पुट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कोऑर्डिनेटर ऑफ द मीटिंग फॉर नॉट इन्फॉर्मिंग। अब आपको ये नहीं पता हु इज द कोऑर्डिनेटर ऑफ दैट मीटिंग, आपने बस ये बता दिया कि सर मेरे पास जो कोऑर्डिनेटर है जो इस मीटिंग के थे, उनसे कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हुई, इसीलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया। तो यहां से क्या हुआ, वो पर्सन भी बचा, आपकी भी अपनी गलती नहीं थी, क्योंकि आपने कोई इंटेंशनली गलती नहीं करी है, और इस कारण से आप भी बच जाओगे। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीवेंट फैक्टर इन इंटरपर्सनल स्किल्स? पॉजिटिव एटीट्यूड, डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग, प्रिपेयर्डनेस टू लिसन, एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस। पूछा है कि इंटरपर्सनल स्किल्स में से कौन सी रिलीवेंट नहीं है। पहला है पॉजिटिव एटीट्यूड होना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड तो शामिल है। दूसरा है डाउटिंग द इंटेंशन ऑफ कलीग, सबको संदेह की निगाहों से देखते फिरते हो, तो संदेह में तो फिर सोचते रहोगे कि इसने ऐसा किया होगा, तो इसने जरूर कुछ ना कुछ कहा होगा, और कुछ कहा है। अगर मिस्टर एक्स वाई जेड मिस्टर एबीसी से मिले हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, कोई तो बात हुई है, और उस कहानी में कुछ घटनाएं घट गई, और वो अपने दिमाग के ख्याली पुलाव आपने फैला दिए कि ये ऐसा ऐसा कुछ हो रहा था, फलाने ढिकाने के साथ कुछ चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं। प्रिपेयर्डनेस टू लिसन, सुनने को तैयार रहना, ये तो अच्छी बात है। एबिलिटी टू मैनेज इमोशंस, भाई अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये भी आना चाहिए। हर जगह अपना गुस्सा नहीं दिखा दो, हर जगह ये भी नहीं कि तुरंत कुछ कहा किसी ने और वैसे ही मतलब आंसू निकल पड़े, बच्चे जैसे नहीं होते बिल्कुल फैल रहे हैं और फैल गए बिल्कुल, कुछ नहीं करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, वो काबू रखना जरूरी है। हाँ, तो यहां क्या हो गया, बी। नेक्स्ट, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड, जैसे मैं सिंगल source transmitting information to a large number of receivers is called in group communication, mass communication, intrapersonal और interpersonal। इन ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, एक तरीके से मान लीजिए कि मोदी जी चले गए लाखों की भीड़ में, यहां तो छोटा सा ये ग्रुप लग रहा है, ठीक है, लेकिन लाखों करोड़ों की जो भीड़ है उसको जो नेता यहां पर बोल रहा है वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है। मास कम्युनिकेशन कोर्स होता है ना, जर्नलिज्म करते हैं वहां से, तो ये जितने न्यूज रीडर हैं या जो भी हमारे जर्नलिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन के थ्रू क्या कर रहे हैं, न्यूज एक जगह से दूसरी तरफ पहुंचा दे रहे हैं। सिंगल सोर्स ही तो है, वो आपसे नहीं पूछ रहा कि तुम बताओ मुझको, वहां अंजना ओम कश्यप बैठ के अपने न्यूज बताएगी कि भैया ये मार्केट मतलब ये कुछ हुआ है, मोदी जी ने किया, राहुल गांधी जी की ये यात्रा हो रही है, उसमें बच्चों को उन्होंने हेलीकॉप्टर की राइड करा दी है, और उसमें बताया है कि बेटा देखो कितना अच्छा लगता है ऊपर से। रघुराम राजन जी को बुला के राजस्थान के किसी घर में ऊपर छत पे बैठ के इंटरव्यू कर दिया है, तो उनसे इकोनॉमी का ज्ञान सारा ले लिया, उसके पीछे के क्या मायने, वो आपसे नहीं पूछ रही, बताइए। वो प्राइम टाइम शो शाम को आता है 5-6 बजे, आजकल तो हर न्यूज चैनल का एक पैटर्न बन चुका है,
कि अगर दिमाग को अशांत करना हो शाम के 5-6 बजे के आसपास लगा के बैठ जाओ। एक ऐसा टॉपिक, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कोई भी टॉपिक पे अगर ग्रुप डिस्कशन होता है या लोगों को बुलाया जा रहा है तो उस पर एक रिजल्ट भी निकलता है। जब ग्रुप डिस्कशन आपको स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल पर बताया जाता होगा तो उसमें क्या होगा कि एक ए टीम होगी, एक बी टीम होगी। ए टीम पॉजिटिव एस्पेक्ट रखेगी, बी टीम नेगेटिव एस्पेक्ट रखेगी। लास्ट में जाके कंक्लूजन निकालना होता था। यहाँ कोई कंक्लूजन नहीं है, लड़ाई। हमने ऐसा कहा था तो हमारे पुरखे ऐसा करते थे और ऐसा करते आएंगे, आगे करेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। वहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा है। हमारी सोसाइटी की किसी समस्या का हल ही नहीं हो रहा है। और आपसे वो अगर वहां पे पूछ भी लिए ना आपने कि हाँ अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक तो इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं कि सब यूट्यूब पे ही बैठे रहते हैं, और वो वहां पे आप एक लाइन टाइप करके एंटर करोगे, वो उसी टाइम में उसी ड्यूरेशन में लाखों लाइन एंटर हो जाएंगी। आप अपनी लाइन खोज रहे हो, कहाँ भाई मेरा मैसेज कहाँ, और कौन वो आपके मैसेज पूछ रहे हैं। आपका मैसेज पहुंच भी गया, मान लीजिए अंजना ओम कश्यप को बड़ा अच्छा लगा आपका प्रश्न, तो वो उसमें भी मिर्च मसाला लगा के कहेंगे कि हमारे गुप्त सूत्रों के अनुसार आपकी पार्टी ऐसा कर रही है, आपकी इस बारे में क्या राय है। आपका ओरिजिनल क्वेश्चन भी ओरिजिनल नहीं रहा। मीन्स आपकी टू वे कम्युनिकेशन है ही नहीं, मास कम्युनिकेशन है ये। ठीक है, तो यहां पर इंटरपर्सनल स्किल्स में ये तो हो गया एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। इसके बाद आते हैं हम बिहेवियर साइकोलॉजी। बिहेवियर, अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेव है। डील विद पीपल एज दो दे आर योर क्लाइंट और बॉस एंड कन्वे द मैसेज you want in a proper manner. This includes rhythm of voice to make them comfortable with you. जैसे जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा तो आपका इंटरव्यू के टाइम में आपका डीएफ फॉर्म भरता है। आपके डीएफ फॉर्म के बाद जैसे ही आप रूम में एंटर करोगे, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, यस प्लीज कम इन, आप जाके वहाँ पर लोगों को विश करोगे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, 5 बार गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। 5 लोग बैठे होंगे ना इसलिए, या गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल बोला तो फिर बाकी देखेंगे, हमको नहीं बोला। फिर सबसे पहला काम ये होता है क्योंकि भाई पता है भाई आपको आपकी जॉब आपको यहाँ से मिलेगी, आपको आपने इतनी मेहनत करी है, इंटरव्यू का एक खासा रोल है, तो उसमें आपसे आपको जानने के लिए वो आपको जानना चाहते हैं। तो आपको थोड़ा सा जो आपने स्ट्रेस बना के रखा है कि अंदर इंटरव्यू बोर्ड वाले लोग कितने ज़्यादा मक्कार होते हैं, कितने ज़्यादा खूंखार होते हैं, पता नहीं कैसे होंगे, तो वो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं। वो आपसे पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है बेटा, आप बताओ, एक्स वाई जेड। अच्छा आपका नाम बड़ा प्यारा है, मीनिंग क्या है बेटा इसका, अर्थ। अब अपनी भावनाओं में बह, वो सर ना हमारी मम्मी ने रखा था, वो हमारी दादी ने रखा था सर, तो वो हो गया। अच्छा, और बेटा कहाँ से, अपनी जगह का प्लेस का नाम बताया। अच्छा तो तुम्हारी वो जो जो प्लेस तुम बता रहे हो उसके उसमें वहाँ क्या क्या अच्छा मिलता है, कुछ बताओ अपनी जगह के बारे में। आप बह गए अपनी भावनाओं में, सर वो छगन हलवाई का लड्डू और फलाना ठिकाना सारी चीज़ें आपने बता दी। अब वो पूछेगा थोड़ा यहाँ से, अब आपके साथ खेलने का उनको मन करेगा क्योंकि अब आप रिलैक्स हो चुके हो, आपके बिहेवियर के साथ वो खेल रहा है। अच्छा बेटा ठीक, सामान्यतः अपने जगह की खूबियां तो आप बता सकते हो, लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि बेटा 5 नेगेटिव पॉइंट बताओ।
अब 5 नेगेटिव पॉइंट अपने यहाँ के प्लेस पे बताओगे तो फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा, टाइम लगेगा, वो तो आपने कभी सोचा नहीं। फिर दिमाग में फिर ऊट पटांग बातें बनाओ कि सर वो ना जो हमारे घर के पड़ोसी है बड़े नालायक हैं, पूछते रहते यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी ना होगा। आपके वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एजुकेशन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है, या सोसाइटी में क्या समस्याएं हैं, ठीक है, डेवलपमेंट लेवल पे क्या समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट लेवल पे क्या समस्याएं हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे कितना आगे डिस्ट्रिक्ट है या क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण वो लैग कर रहा है, ये सारी समस्याओं को आपको बताना है। मीन्स यहाँ पर क्या है, इंक्लूड रिदम ऑफ वॉइस। रिदम ऑफ वॉइस पे मैं जाना चाह रहा हूँ, मीन्स पिच। जैसे वो अच्छा अच्छा, वो जो ये बातें हैं दोनों में सेम चीज है कि रिदम, पिच मायने रखती है। प्यार से बोलना है, आपने प्यार से पूछ लिया, सेम बात को गुस्से में बोल दिया तो हो सकता है सामने वाले की हालत खराब। तुम सपोज आके बैठे, क्या नाम है, आप डर जाओ, यार ये पहले से ही भड़का हुआ लगता है, इससे पहले वाला इंटरव्यू जो किसी खराब गया है, ये तो मुझे नंबर ही नहीं देगा। वहाँ आपको वैसे ही पसीने छूट रहे हैं और पसीने छूट जाएंगे, सर माय नेम इज वीआईपी या मनीष, सब कुछ। अब वहां पे क्या है, मेन चीज आपके बिहेवियर को डील करना है। तो अलग अलग लोगों से, अच्छा बॉस से डील करना है, बॉस से बॉस वाली टोन में तो जा नहीं सकते कि बॉस छुट्टी दे दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। वहां पर भी आप बचपन से स्कूल में आपने वो एक एप्लीकेशन सीखी होगी कि फीवर आ चुका है और क्या बोलते हैं उसमें, आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 8 days, सिंस 8 months, सिंस 8 years। ठीक है, सारी कहानी लिख के वो क्या है, यू आर रिक्वेस्टिंग, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो किस व्यक्ति से कैसे अप्रोच करनी है, क्या सैल्यूटेशन होना चाहिए, ये चीज मायने रखती है। इसीलिए लेटर राइटिंग भी आती है, लव लेटर नहीं, ऑफिशियल लेटर, कि भैया अपने से छोटे पद वाले ऑफिसर को भेज रहे हो, सपोज यू आर डीएम और आप अपने एसडीएम को लेटर भेज रहे हो, तो उसका सैल्यूटेशन अलग होगा। वहां पर आप कुछ और उसको लिखोगे। आप मान लीजिए किसी सेक्रेटरी को भेज रहे हो, कमिश्नर को भेज रहे हो, आप उसको वहां पर लिखोगे किस तरीके से, अपने से अपर पोस्ट पे, अपने सेम लेवल पे किसको कैसे डील करना है। एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो ये जो लेटर्स हैं क्या है, कम्युनिकेशन का जरिया है, यही चीज है। द पीपल विद whom यू वर्क रिफ्लेक्ट योर ओन एटीट्यूड। एक ये भी लाइन बहुत अच्छी है, आप किसी के साथ जैसा व्यवहार करेंगे आपके साथ भी पलट के वो व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करेगा। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपने जगह से छोड़ के वो दूसरे गांव में बसना चाहता था, और वो अपने जिस गांव में पहुंचने वाला था उस गांव से पहले एक व्यक्ति उससे मिला और उससे उसने पूछा कि इस गांव के लोग कैसे हैं। वो पूछते कैसे का मतलब क्या है, मतलब इस गांव के लोग शांत रहते हैं, प्यार से रहने वाले हैं, या लड़ाकू हैं, लड़ते रहते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम ये बताओ बेटा, वो बुजुर्ग व्यक्ति था, कि तुम जहां से आ रहे हो वहां के लोग कैसे थे। उसने कहा वहां के लोग बहुत लड़ाकू। मैंने कहा बेटा यहाँ के भी लोग बहुत लड़ाकू। फिर उसके बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने उससे सेम प्रश्न पूछा। मैंने कहा कि तुम बताओ, तुम लास्ट वाला जहाँ से आ रहे हो वहाँ के लोग कैसे। तो वहाँ के लोग तो बहुत प्यारे हैं। मैं कहता हूँ हाँ, इस गांव के भी लोग बहुत प्यारे हैं। वहीं पास में एक बच्चा खड़ा था, उसने पूछा उस बाबा से कि बाबा तुमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ लोगों को अपने गांव के बारे में बताया कि यहाँ लोग बहुत लड़ाकू हैं, और दूसरे को आपने बताया कि यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं, प्यार से रहते हैं, क्यों, दोनों में अंतर क्यों। मैंने कहा जो व्यक्ति जहां रहता है, जो व्यक्ति जैसा किसी से साथ बिहेव करता है, बदले में वही पाता है। सोसाइटी में आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, आपको वैसा ही फल मिलेगा।
तो वो जो व्यक्ति कहीं पर रह रहा है आस पड़ोसियों के साथ उसकी कभी बनी नहीं, तो वो आगे भी कहीं जाएगा उसकी नहीं बन सकती। जो व्यक्ति प्यार से रहना जानता है, घुल मिल के रहना जानता है, वो कहीं पर भी जाके सरवाइव कर सकता है। उसके लिए हर सोसाइटी में जगह है। जैसे पारसियों की कहानी अगर आपने पढ़ी हो या सुनी हो, जब पारसी यहाँ आए सबसे पहले सिंध प्रांत में, मीन्स गुजरात साइड में वहाँ पहुँचे, वहाँ के राजा से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई हमें अपनी जो उनकी पवित्र फायर, पवित्र अग्नि है, उसको रखने के लिए एक ऐसा प्लेस चाहिए जिसमें कहीं उसके लगभग 300 किलोमीटर की रेडियस में कोई और होना नहीं चाहिए, और कोई रिलीजन का नाम। तो ठीक है, तो राजा साहब ने क्या किया, उनको एक कटोरे में दूध ला के दे दिया, और जब दूध ला के दिया तो उन्होंने अपने पास से चीनी निकाली, उसमें डाली और उसको मिला दिया। इसका मतलब ये था कि राजा साहब का कहने का मतलब कि भाई देखो यहाँ पूरा फुल भरा हुआ है, कोई स्पेस है नहीं। चीनी मिलाने का मतलब ये है कि हम आपके साथ ऐसे रहेंगे जैसे इस दूध में चीनी घुल गई है और वो अब पता नहीं कहाँ है, हम ऐसे ही रहेंगे, बस हमें एक मंदिर की जरूरत है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल हो गए। आज पारसी टाटा का नाम आपने सुना ही है, उनके कारण इंडिया का नाम कहाँ है, उसके कारण हमारी इकोनॉमी का क्या स्टेटस है। टाटा आज क्या नहीं बनाती, छोटे नमक से लेके नैनो, नैनो से लेके ट्रक, ट्रक से लेके बुलडोजर, जो आप सोच सकते हो सारी चीजों में, इवन सॉफ्टवेयर, टीसीएस, हर चीज में। टाटा एयरलाइंस हो गई, एयर इंडिया को खरीद लिया, पहले उसी की थी सारी चीजें। मींस यहाँ वहीं कुछ ऐसी कम्युनिटीज भी हो सकती हैं जो जिन्हें कितना भी पास में रख लो लड़ेंगे ही, लड़ना ही है, बिना लड़े हमारा काम नहीं चलेगा। मींस ये पहले भी लड़ते आ रहे थे, आज भी लड़ते आएंगे, आगे चलता रहे, इसको किसी पे लेने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बस अपने आप पर्सन टू पर्सन भी इसको चेक कर सकते हो। आपके आसपास कोई ना कोई, हर सोसाइटी में एक ऐसा पर्सन होता है जो लड़ाकू होता है, जिसके सींग लगे ही होंगे, और वो हर एक को सींग मारने के लिए तैयार खड़ा होगा, तुमको भी लगाएंगे, तुमको भी मारेंगे, और उसके चक्कर में वो पिटता भी बहुत होगा, जितना पिटता होगा उससे उतना ही वो लड़ता होगा। ऐसे व्यक्ति हर जगह मिलेंगे, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। इफ यू आर सस्पिशियस, अनफ्रेंडली एंड condescending, you will find these unlovely traits echoed all about you. But if you are on your best behavior, you will bring out the best in the persons with whom you are going to spend most of your working hours. कहीं पर भी आपको काम करना है, ऑफिस में काम करना है, एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स हैं, हेल्दी एनवायरनमेंट तभी होगा जब आप आपस में प्यार से बात करोगे। राइवलरी रख रहे हो कि अच्छा इसको इस सीट से हटाना है, इसको इस ऑफिस से हटाना है, हर जगह ऑफिस पॉलिटिक्स भी है। हर जगह सीट भी होती है, तो जहां कहीं ये चीज आ जाएगी मीन्स चैन वहीं खत्म। जहां आपने ये समझा कि यार ठीक है, वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ, तो मेरा घर चल रहा है, ठीक है, तो हमको भी काम करना है, उसको भी काम करना है, और एक संस्था के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उस संस्था से जुड़ के ही काम करें, अपने हितों को अलग लेके ना जाए। बिहेवियर, तो यहां पर क्या क्या चीजें आ गई। रॉबिन्स एंड Hunsaker reviewed a large number of studies and synthesized the IPC skills that surfaced on most lists. Most of these skills belong to three categories: leadership, process of communication, and motivation. Leadership means again आप अपने आप चीज़ों से लिंक करना, अपने सिलेबस, अपनी फ्यूचर जो आपके ड्रीम्स हैं वो सारी चीज़ें यहीं से लिंक्ड है, कोई चीज़ अलग नहीं। आगे जाके क्या है, लीडर ही तो बनना है, किसी को बताना है कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते, करोगे तो किस तरीके से आप उसका सपोर्ट करोगे। यही लीडरशिप में ही हम आगे जाके देखेंगे कि क्या डिफरेंस है बॉस और मैनेजर में, लीडर में और मैनेजर में, दोनों में क्या अंतर है।
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लीडर हो तो डेफिनेटली बात तो करना पड़ेगा, बोलोगे ना भाइयों बहनों, बोलोगे तभी तो कम्युनिकेट कर पाओगे। और मोटिवेशन, मोटिवेशन भी देना पड़ेगा कि वोट दिया तो 15 लाख अकाउंट में आएंगे, नहीं दिया तो नहीं आएंगे। सबका साथ सबका विकास, अगर तुमने हमारा साथ दिया तो तुम्हारा भी विकास होगा और फिर सबका विश्वास भी जीतेंगे। ये सब नारे हैं, पॉलिटिकल नारे, पॉलिटिकल चीजों पे हमें जाना नहीं, हमें अपने मतलब से काम रखना है। तो लीडरशिप रिलेट टू लीडरशिप स्टाइल, हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, रनिंग मीटिंग्स, टीम बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग चेंजेस। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड सेंडिंग मैसेजेस, लिसनिंग, प्रोवाइडिंग फीडबैक। देखो यहाँ पर फीडबैक भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपसे पूछा क्या जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आ रहा है, पढ़ा रहा हूँ जो अभी तक इंटरपर्सनल स्किल्स में पढ़ाया समझ में आया, ये फीडबैक हुआ। अगर मान लीजिए आपका नो होता तो फिर मुझे दोबारा से प्रयास करने पड़ते कि यहाँ पे मुझे दोबारा से समझाना है, क्योंकि हो सकता है कि शायद कुछ कमी रह गई। तो फीडबैक भी जरूरी है। कई बार आप भी कहते हो कि थोड़ा सा नॉइज आ रहा है, दोबारा से रिपीट करो। ये क्या है? फीडबैक है, कम्युनिकेशन स्टाइल का फीडबैक। मोटिवेशन इज ब्रोकिंग डाउन इनटू गोल सेटिंग, क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेशन, परसुएडिंग एंड एम्पावरिंग। आजकल एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ आप मार्केट में देखोगे, स्पेशली अगर मैं यूपीएससी के ही मार्केट की बात करूँ, मेंटर्स। हमारे यहाँ भी है लेकिन हम सिर्फ इस शब्द पे बात करें। मेंटर्स क्या कर रहे हैं? मेंटली हैंडल कर रहे हैं ना आपको। किस चीज़ के लिए? मोटिवेशन के लिए। ये मेंटर्स नाम की दवाई किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है जिनका मोटिवेशन कम हो चुका है। अगर मेरी फर्स्ट डे की क्लास आपने अटेंड करी होगी तो आपको मैंने बताया था 2 तरीके के चार्ज रहते हैं। 2 तरीके के चार्जों में क्या क्या चीजें आती हैं? एक होता है इनबिल्ड, एक होता है बाहर से लिया हुआ चार्ज। इनबिल्ड वाला जो चार्ज है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो जितना आप कोशिश करोगे उतना इंक्रीज होता चला जाएगा। और दूसरा है मोटिवेशन शॉर्ट टाइम। आपने यूट्यूब पे देखा अलग अलग लोगों का, सेलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू, और एकदम से चार्ज हो गए मोटिवेटिंग, आज तो हम बस कूद जाएंगे, फंस जाएंगे, आज तो यूपीएससी का सिलेबस बचेगा या मैं बचूंगा। ये जो काम है ये मोटिवेशन का द्वारा, और होगा ये कि हम एक लाइन भी खत्म नहीं कर पाएंगे। होता यही है, मोटिवेशन के बाद पूरा टाइम टेबल बनता है। लिमिट हम पढ़ अभी 8 घंटे नहीं रहे हैं, जैसे ही वीडियो देखा उसके बाद 18 घंटे का अपना टाइम टेबल बनाया और बैठ गए। अगले दिन बैठने से पहले भी पहले तो उठ जाओ, अगले दिन 5 बजे सुबह उठो या नहीं उठो, वो भी दिक्कत वाली बात है। तो मोटिवेशन 2-3 दिन तक वो आप फॉलो कर लो, वही बहुत बड़ी बात, मीन्स वो कभी फॉलो नहीं होने वाला। वहीं दूसरी चीज है, हमेशा जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक आप बौखलाए घूमते रहोगे कि मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। उसके लिए एक शब्द आता है, दैट इज क्यूरियोसिटी। हर टॉपिक को पढ़ना है तो उसके लिए क्यूरियोसिटी को जगा लो। ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं, वो क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर है तो कोई टॉपिक आपसे दूर नहीं। और यही वो दवा है जिससे आप लॉन्गर टाइम में आपकी बैटरी चल सकती है। अदरवाइज जैसे ये बैटरी चार्ज होती है, हर बार आपको यूट्यूब का वीडियो देखना पड़ेगा या फिर किसी ना किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक, तो आज के लिए इतना रखते हैं, चलिए, थैंक यू।